हेलो एवरीवन, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर इन जीके। और आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा एएसआरबी, हमारा जो आईसीआर जेआरएफ का जो भी पेपर हुआ था होम साइंस का लेटेस्ट वाला 2020 वाला, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस पूरे वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का वीडियो। ओके, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस आए थे। तो इसमें से ये पूरे 120 क्वेश्चन जो है इसका पूरा पीडीएफ यहाँ पे मैंने बना रखा है, और इसमें आप लोगों को मैं आंसर्स भी सारे बता दूंगी। तो अगर आप लोग को ये पीडीएफ पूरा चाहिए आपकी प्रिपरेशंस के लिए आंसर की के साथ में और इसके डिटेल डिस्कशन के साथ में, तो आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल पे भी बने रहिए, और साथ साथ में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो आप उस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको मतलब लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है। Early adopters are literate, have a higher income group and more social contact than average member of the social system. Second statement है early adopters have more opinion leadership. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी आपके जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों ही एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइस ब्रान ऑयल इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। तो ये हमारा जो राइस ब्रान वाला ऑयल होता है ये आपका रिच होता है आपके टोकोफेरॉल्स और टोकोट्रिनॉइड्स के अंदर। ओके, जो कि हमारे विटामिन ई के अंदर सोर्सेज आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। व्हेन children in an ECE center sit together, talk and play with blocks, which of the following skills are facilitated। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी आपके उसके कॉग्निटिव स्किल्स भी डेवलप हो रहे होते हैं, उसके मोटर स्किल्स क्योंकि वो ब्लॉक्स के साथ में खेल रहा है, उसके सोशल स्किल्स क्योंकि वो बच्चों के साथ में बैठ के टॉक कर रहा है, प्ले कर रहा है, और साथ साथ में बात कर रहा है, तो उसकी लैंग्वेज स्किल्स, यानी चारों तरीके के आपके जो स्किल्स हैं उस बच्चे के वो डेवलप हो रहे हैं वहां पे। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है आयोडीन इज अ कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये आयोडीन जो है वो मोस्टली आपकी थायराइड ग्लैंड के साथ में रिलेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ओके, तो इसको जब आप मैच करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 निकलेगा। यानी जब आप लोग बिहार की बात करते हैं तो बिहार के अंदर क्या है, अपन जो है वो ज्यादा रहता है। ठीक है, उड़ीसा की बात करते हैं तो वहां पे झूठी मिलती है, और नेक्स्ट जो है उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करते हैं तो वहां पे संघाई है, और साथ में अगर गुजरात की बात करते हैं तो वहां पे साथी है। ओके, आई होप इस तरीके से पूरा ये मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन 112 वाला। तो इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के अंदर मैच करना है। यहाँ पे वुवन, निटन और नॉन वुवन और ब्रीडिंग है, और यहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ओके, तो जब आप इसको मैच करेंगे तो आपका इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। यानी जब आप वुवन फैब्रिक्स की बात करेंगे तो वुवन का मतलब क्या होता है, जहां पे आप लोग इंटरैक्ट करते हैं आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यान्स को। ठीक है, जिसको हम लोग वैप और वेफ्ट यान बोलते हैं ना, वॉप यान और वेफ्ट यान, वो हमारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में जो यान्स होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट जब हम लोग निटिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग लूप बनाते हैं, जो कि आप लोग स्वेटर जो बुनते हैं उसमें लूप के अंदर से आप लोग डालते हैं अपना यार्न को, तो इसके अंदर लूप्स बनते हैं। ओके, नॉन वुवन की जब हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे फाइबर का वेब आता है। ठीक है, और नेक्स्ट जब हम ब्रीडिंग की बात करते हैं तो ब्रीडिंग के अंदर हमारी प्लीटिंग आती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द बेनिफिशरीज ऑफ द आईसीडीएस प्रोग्राम आर। अब आईसीडीएस जो है वो आपके छोटे बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज, एडोलेसेंट गर्ल और विमेन अप टू 45 ईयर्स तक की उनके लिए होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वीव्स इज मेड अप विद एन एक्स्ट्रा वॉप यार्न। अब कौन सी वीव होती है जिसमें एक्स्ट्रा वॉप यार्न डाला जाता है, तो वो होती है आपकी लैप्ड वीव। ओके, नेक्स्ट है डार्ट साइज ऑफ एन ड्रेस फॉर अ पर्सन विद हैवी बर्स्ट। तो उसके लिए कौन सी होनी चाहिए, लॉन्ग एंड नैरो, लॉन्ग एंड वाइड, शॉर्ट एंड नैरो एंड शॉर्ट एंड वाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज शॉर्ट एंड वाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टेस्ट दैट मेजर द डिग्री ऑफ डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन द अदर वेरिएबल, दैट इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जहां पे आते हैं, उसका क्या है, तो वो आपके आते हैं रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 109। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड इन वेट रंगोली। अब वेट रंगोली के अंदर इसमें से कौन सा मटेरियल काम में नहीं लिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मार्बल का पाउडर। ओके, बाकी गेरू और राइस पाउडर और चॉक पाउडर्स को गीला करके और फिर उससे उसके पूरे वो जो हम लोग हिंदी में मांडने बोलते हैं ना, वो जो बनाते हैं वो वेट रंगोलीज में आती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। अब डेट्रीमेंटल का मतलब होता है कि आपकी हेल्थ को खराब करने वाली चीजें। तो इसके अंदर आपका जो कोलेस्ट्रॉल अगर आप ज्यादा लेते हो तो इसके अंदर आपकी जो आर्टरीज होती है उनके अंदर प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है और एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इसमें क्या है? स्टेटमेंट 1 है द रैपिड डार्कनिंग ऑफ द शॉर्ट कट surface of the apple, brinjal and potato indicate they are good source of iron. Second statement है when the cut surface of the fruit is exposed to air, phenol oxidizes enzyme released at the surface act on polyphenol present, oxidize them to form a brown pigments। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि जो आपका स्टेटमेंट 1 है वो एकदम करेक्ट है। यानी जब आप एप्पल, ब्रिंजल या पोटैटो इनकी कट करते हो तो उसके अंदर उनकी सरफेस जो है वो ब्राउन हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उनमें आयरन ज्यादा है, इसका मतलब ये कि उनकी जो सरफेस के ऊपर एंजाइम्स है वो उसके पॉलीफिनॉल्स और उनके साथ में रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, इस वजह से उनके अंदर वो ब्राउन पिगमेंटेशन होती है। ओके, तो स्टेटमेंट 2 आपका एकदम करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट 1 बोलता है द फर्स्ट स्टेप इन एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग इज टू एनालाइज द सिचुएशन, और सेकंड स्टेटमेंट है द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोग्राम इज इवैल्यूएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसके अंदर पहला सिचुएशन एनालिसिस नहीं होता। पहले आप प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई करोगे ना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद में आप लोग कुछ उसके अंदर वो करोगे। ठीक है, और इसके अंदर लास्ट वाला भी इवैल्यूएशन का प्रोसेस नहीं होता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 106। तो इसमें क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम अकॉर्डिंग टू प्रैग और पिगमेंट 12 कलर सर्कल। अब प्रैग जो कलर व्हील दिया है उसके अंदर से आपको बताना है कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में कौन कौन से आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज जिसके अंदर येलो, ग्रीन एंड रेड पर्पल आएगा। ओके, उसके साथ साथ में ब्लू, ग्रीन एंड रेड ऑरेंज आएगा, और इसके साथ के अंदर आपका येलो एंड पर्पल वाला कलर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया इन्वॉल्व। अब इंडिया के अंदर फर्स्ट लाइन वर्कर्स कौन से होते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर? तो इसके अंदर आपका आएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि हमारी आईसीआर और एसएयू जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है वो हमारे फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 101। द डिग्री टू विच द पेयर ऑफ इंडिविजुअल्स हु इंटरैक्ट आर सिमिलर इन अ सर्टेन एस्पेक्ट इज कॉल्ड। ठीक है, यानी ऐसे इंडिविजुअल जो कि कुछ क्राइटेरिया में सिमिलर हैं तो इनको हम लोग होमोफिल्स बोलते हैं। ओके, यानी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने वाले। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। अ 4-year-old is playing with his block and talking to himself saying carefully put this on the top slowly or it will fall। तो ये किस तरीके का स्पीच है? तो ये एक प्राइवेट स्पीच है क्योंकि वो बच्चा खुद से ही बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 103। इसके अंदर आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। इसमें आपको इरिगेशन मेथड दिए हुए हैं और कौन सी क्रॉप में कौन सा इरिगेशन मेथड होना चाहिए वो बता रखा है। ओके, तो इसको जब आप लोग मैच करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी जब आप फरो इरिगेशन की बात करेंगे तो वो आप लोग कॉटन एंड वेजिटेबल्स में ज्यादा काम में लेते हैं। ओके, जब चेक इरिगेशन की बात करेंगे तो वो आपका ग्राउंडनट और पल्सेस में ज्यादा काम आती है, और इसी तरीके से आप फर्दर भी यहाँ से देख के मैच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। इसमें क्या है? द नंबर ऑफ लिंकेजेस प्रेजेंट इन पी प्लांट्स। तो इसमें 7 लिंकेज ग्रुप्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको लिस्ट 1 के अंदर आपको यहाँ पे जो एचडी के थ्योरिस्ट है उनको दे रखा है और साथ में इनकी यहाँ पे थ्योरीज दे रखी है। तो अब आप यहाँ पे आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसमें से अगर आपको एक भी आता होगा तो भी चल जाएगा। जैसे आपको अगर आप लोग बीएफ स्किनर की बात करें तो उन्होंने ओपरेंट कंडीशनिंग दी थी, तो अगर आप डी का 2 मैच करेंगे तो आपको इस एक से ही पता चल जाएगा कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 पे। तो इसमें है कि आपको करेक्ट सीक्वेंस बनाना है कि जब हम लोग कांथास बनाते हैं तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। यानी सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं क्लोथ का हर्बल वेजिटेबल कॉम्पोजिशन से, ठीक है। उसके बाद में आप लोग क्लोथ को यूनिफॉर्म साइज में कट करते हैं। नेक्स्ट आप लोग उसके ऊपर थ्रेड और व्हाइट फैब्रिक और एम्ब्रॉयडरी और स्टिचेस करते हैं। उसके बाद में आप लोग इसकी स्प्रेडिंग करते हैं फैब्रिक लेयर्स की, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। फिर उसके बाद में आप लोग उसकी कंपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं और लास्ट में उनकी फिलिंग करते हैं, ठीक है, अगर कंपार्टमेंट्स के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 पे। Which of the following solvent can be used to clean the stained surface of upholstery furnitures? तो यानी जो upholstery furnitures जो आते हैं उसके अंदर किस तरीके से क्लीनिंग करनी चाहिए, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 पे। Which of the following acid is not a fatty acid? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 दैट इज ग्लूकुरोनिक एसिड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 पे। इन चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी बखिया और शेडो वर्क रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिचेस? तो हम लोग बखिया या फिर शेडो वर्क जिसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग और दूसरे नाम से बुलाते हैं, जिसके अंदर हेरिंग बोन इसको भी मतलब दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है इसको। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 96। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन बायसनेस, जब ऑब्जर्वेशन बायसनेस आती है तो वो किस वजह से आती है वो इसमें आपको बताना है। तो वो आती है आपके ऑप्शन नंबर 2 की वजह से, यानी द ऑब्जर्वर रिकॉर्ड्स दैट द एक्सपेक्टेड रेदर देन द रिकॉर्डिंग द सब्जेक्ट एक्चुअल बिहेवियर। यानी जो आपका ऑब्जर्वर है उसने अपने हिसाब से जो देखना था वो उसने देखा और वो ही रिकॉर्ड कर दिया, जबकि जो सब्जेक्ट है जिसको वो देख रहा है वो कुछ अलग ही तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो जब ये इस तरीके की बायसनेस आती है तो उसको हम लोग ऑब्जर्वर बायसनेस बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 97। अरेंज दीज मोटर माइलस्टोन ड्यूरिंग द इन्फेंसी इन द ऑर्डर दे आर अकम्प्लिश्ड। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी सबसे पहले वो बच्चा करवट लेना सीखेगा यानी रोल ओवर होना सीखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में वो बच्चा अकेले बैठना सीखेगा, ठीक है। फिर वो बच्चा धीरे धीरे जो है वो क्रॉल करना सीखेगा। फिर क्रॉल करने के बाद में वो सीधा खड़ा होना सीखेगा और फिर जैसे वो धीरे धीरे खड़ा होएगा उसके बाद में वो धीरे धीरे चलना सीखेगा। ओके, आई होप आपको सारे माइलस्टोन समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। द जेस्टेशन टाइम ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट आफ्टर विच इफ द फीटस इज बोर्न इट कैन सर्वाइव इट रेफर्स टू एज। तो अब इसको क्या बोलते हैं, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा एज ऑफ वायबिलिटी, यानी पूरा 9 मंथ का टाइम कंप्लीट होने के बाद में जब वो बेबी जो है वो बॉर्न होता है तो उसको हम लोग एज ऑफ वायबिलिटी बोलते हैं। ओके, और फिर प्री टर्म यानी पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट होने से पहले, स्मॉल फॉर डेट यानी जो एग्जैक्ट डेट दी थी उससे कम, फुल टर्म यानी पूरा 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद में जो बेबी आता है वो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 पे। Which of the following activity would foster the development of the line motor skills of a 3 to 4 year old child? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी आपकी कलर बिटवीन आउटलाइनिंग, आपका वेजिटेटिव प्रिंटिंग और साथ साथ के अंदर आपका आई थिंक ये यहाँ पे ये इनको जो ऑप्शन जो है वो गलत आ गया है, यहाँ पे डी आएगा। ओके, रिकॉग्नाइजिंग अल्फाबेट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग 93 क्वेश्चन, जिसमें आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो इसमें क्या है, पंचायती राज किसने दिया था, है ना, और एथवे पायलट प्रोजेक्ट कब चला था, सेवाग्राम कब आया था और गुड़गांव प्रोजेक्ट किसने दिया था। तो ये आपको नाम मैच करना है इसके अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी जब आप पंचायती राज की बात करते हैं तो वो आपके बलवंत राय मेहता जी ने दिया था। ओके, जब आप एथवे पायलट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, वैसे भी बहुत कॉमन है, तो आप इसके अंदर अल्बर्ट मेयर की नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप गुड़गांव प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वो आपका एथल ब्रायन ने दिया था, और सेवाग्राम की बात करते हैं तो वो आपके महात्मा गांधी जी ने दिया था। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ओके, इसमें है वनस्पति इज प्रोसेस बाय कन्वर्टिंग अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड टू अ सैचुरेटेड बाय द प्रोसेस। तो वनस्पति बनाने के लिए हम लोग हाइड्रोजनेशन एक मेथड होता है वो हम लोग काम में लेते हैं। ओके, जिसमें अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड्स को सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ओके,
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। इसमें आपको HACCP के सारे प्रिंसिपल जो है उनको करेक्ट ऑर्डर के अंदर लगाना है, ठीक है। तो इसका जो सीक्वेंस करेक्ट होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 का, यानी सबसे पहले आप लोग कंडक्ट करते हैं हजार्ड एनालिसिस का, उसके बाद में आप लोग उनके क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को एनालाइज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोग उसकी क्रिटिकल लिमिट्स को निकालते हैं, लिमिट निकालने के बाद में आप लोग मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स को देखते हैं, ठीक है। प्रोसीजर देखने के बाद में आप लोग स्टैब्लिश करते हैं उनके करेक्टिव एक्शंस को, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोग एस्टेब्लिश करते हैं आपकी वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स को, और फिर उसके बाद में आप लोग डॉक्यूमेंट करते हैं उन सारे प्रोसीजर्स को, ओके। तो ये आपके सारे HACCP के 7 प्रिंसिपल्स हो गए। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ NGO? NGO की जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो क्या है इसके अंदर, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी जिसके अंदर आप लोग सर्विस ओरिएंटेड चीजों की बात करते हैं, आप लोग वॉलंटियर्स की बात करते हैं, और साथ साथ में आप लोग फ्लेक्सिबल कंडीशंस की बात करते हैं। मनी माइंडेड बिल्कुल नहीं होते हैं, और NGOs यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल तो हो ही नहीं सकती, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 पे। Which of the following is an example of weft net? अब वेफ्ट नेट का एग्जांपल कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके जर्सी मटेरियल्स, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्टिव क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब आप इसको पूरे ये जो हमारे पास 5 चीजें हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी सबसे पहले कौन आया सबसे बाद में कौन आया उस तरीके से आपको अरेंज करना है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी सबसे पहले जो है आपका ICR स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। उसके बाद में आपके लेडी इरविन कॉलेज जो सबसे पुराना कॉलेज है वो आया था, ओके। उसके बाद में आपके कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर्म होना स्टार्ट हुए थे, ठीक है। उसके बाद में आपका फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ओपन हुई थी, और लास्ट के अंदर आपके KVKs ओपन होना स्टार्ट हुए थे, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोसेसिंग मटेरियल इज अलाउड इन ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी सन ड्राइंग, ठीक है। इसके अंदर किसी भी मतलब ऑर्गेनिक फूड की प्रोसेसिंग है, तो इसके अंदर किसी भी तरीके का एडिटिव सॉल्वेंट और दूसरी टेक्नोलॉजी जो है वो काम में नहीं ली जाती, ओके। सब कुछ नेचुरल बेसिस पे चलता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSME? तो इसका मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंज्यूमर राइट? अब राइट टू फूड, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू सेफ्टी एंड राइट टू रीएड्रेसल, तो इसके अंदर से कौन सा आपका कंज्यूमर राइट का पार्ट नहीं है? तो वो है आपका राइट टू फूड का, ओके। बाकी इन्फॉर्म, सेफ्टी और रीएड्रेसल का जो है वो आपके सारे कंज्यूमर राइट के इसमें 4 राइट्स आते हैं मेन, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। गोनोसिन एंड साइटोसिन बेस्ड पेयर आर यूनाइटेड बाय, यानी G और C का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जो कि हमारे ट्रिपल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, तो ये जो है ये कौन से बॉन्ड बनते हैं, यानी कोवेलेंट हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। अच्छा, टू कोवेलेंट, 3 हाइड्रोजन, 3 कोवेलेंट और 2 हाइड्रोजन, तो इसमें से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब आप वो देखना है कि कोवेलेंट बनता है या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो ये आपके बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ओके। आपका जो DNA का स्ट्रक्चर होता है उसमें G और C जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं और वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82। हु इज द सेंट्रल एलिमेंट इन द एक्सटेंशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज लर्नर, ओके। नेक्स्ट है मशीन नीडल ऑफ विच इज द फॉलोइंग नंबर कुड बी यूज्ड फॉर स्टिचिंग थिक फिनिशिंग फैब्रिक? अब थिक स्टिचिंग का काम में लेते हैं तो उसके अंदर हम लोग स्टिच जो नीडल काम में लेते हैं वो 18 नंबर वाली नीडल काम में लेते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। इथाइलिन इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन्वॉल्व इन, अब इथाइलिन जो है वो गैस वाला होता है हमारा हार्मोन, ठीक है। तो ये हमारे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के अंदर हेल्प करता है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 पे। इसमें आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, तो अगर आप लोग इसको करेक्टली मैच कर देंगे तो इसका सही ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 निकलेगा। यानी अगर आप लोग आंवला देखते हैं तो आंवला जो है वो आपका ऑब्वियस है विटामिन C रिच है, तो आप इस एक से ही आपका पूरा आंसर लगा सकते हैं, ओके। सॉरी। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। यहाँ पे आपको जितने भी फूड आइटम दिए हुए हैं इनको आपको लो ग्लाइसेमिक टू हाई ग्लाइसेमिक के लेवल के अंदर अरेंज करना है, ओके। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी सबसे पहले आपके सोयाबीन्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका एप्पल आएगा, फिर एप्पल के बाद में आपके पॉपकॉर्न आएंगे, पॉपकॉर्न के बाद में आपकी होल व्हीट ब्रेड आएगी, और लास्ट में आपका जो है वो राइस पॉरेज आएगा, क्लियर।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन इन नेचर। अब प्रोटीन कौन सा है इसमें से, तो आपका जो इंसुलिन होता है वो आपका प्रोटीनस होता है नेचर के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन। अब इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन कहाँ पे हो रही है, ये देखो स्लाइड प्रोजेक्शन, सीधा फिल्म प्रोजेक्शन और एपिडेफिस्कोप, ये भी ठीक है, लेकिन जो ओवरहेड प्रोजेक्टर्स होते हैं ना इसके अंदर, वो आपके इनडायरेक्ट प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन नीचे मतलब आपका लैपटॉप या फिर स्क्रीन अलग होती है, फिर प्रोजेक्शन में जाता है, फिर वो स्क्रीन पे शो होता है, ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर, तो ये इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन होता है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 पे, पार्शियल फैब्रिक जो होते हैं वो किस चीज को बनाने के लिए मोस्ट सूटेबल होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपके जो कर्टेन्स होते हैं ना उनको बनाने के लिए आपके पार्शियल फैब्रिक जो है वो ज्यादा काम आते हैं। ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 पे, यहाँ पे आपको बॉन्डिंग दे रखी है 8:0 की या फिर 18:1 की, 18:2 की, 18:3 की, और यहाँ पे आपको आपके सारे लिनोलिक एसिड्स और अराकिडोनिक एसिड और ओलिक एसिड इन सब की नाम दे रखे, तो अब आपको ये मैच करना है कि कौन से एसिड के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्यों, क्योंकि आपका जैसे अगर आप ए को मैच करते हैं तो 18 बॉन्ड्स जो है वो आपके स्टीरिक एसिड में होते हैं, ठीक है, उसके बाद में आपके जो 18:1 वाला होता है वो आपका ओलिक एसिड के अंदर आता है, 18:2 की अगर आप बात करते हो तो वो आपका लिनोलिक एसिड के अंदर आता है, ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप लोग ऐड करते जाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पे, यहाँ पे आपको स्टेप्स बताने बजट मेकिंग के अंदर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, यानी सबसे पहले आप आपकी जितनी भी कमोडिटीज है, आपकी सर्विसेज है पूरी फैमिली की, वो सारी कमोडिटीज को लिखोगे, ठीक है, उसके बाद में उनका कितनी कॉस्ट होनी चाहिए अप्रोक्सीमेट, तो वो सारी कॉस्ट आप लोग मेजर करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोग एस्टिमेट करोगे कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, ठीक है, और आपकी इनकम कितनी है, ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोग एक्सपेक्टेड इनकम निकालोगे कि भाई इतना इस बार का आएगा और इतना इस बार हम लोग को खर्च करना है, और फिर लास्ट के अंदर आप देखोगे कि भाई कहीं पे बजट इधर उधर तो नहीं हो रहा, कहीं ज्यादा खर्च तो नहीं हो रहा, उसको बैलेंस करोगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71, इसमें स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना इज अ फाइनेंशियल इंक्लूसिव प्रोग्राम वेयर एनीबडी कैन ओपन अ न्यू अकाउंट विद जीरो बैलेंस। ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे कि द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2011, तो इसके अंदर आपका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है, लेकिन यहाँ सेकंड स्टेटमेंट जो ईयर ऑफ ओपनिंग दिया है वो एकदम वो करेक्ट नहीं है। ओके। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, एसिड डाइज आर सूटेबल फॉर वूल एंड सिल्क। ओके। स्टेटमेंट 2 बोलता है एसिड डाइज फ्रॉम आयोनिक बॉन्ड विद अ कार्बोक्सिल ग्रुप फाउंड इन सिल्क एंड वूल, तो ये यहाँ पे जो है आपका 72 का जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि इसने जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है वो तो एकदम करेक्ट है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है उसके अंदर क्या उसने आयोनिक बॉन्ड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो गलत बोल दिया गया है, ठीक है, इस वजह से आपका स्टेटमेंट 3 जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे, इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजनरेटेड प्रोटीन फाइबर, तो रीजनरेटेड प्रोटीन फाइबर जो है वो होता है आपका एज़लोन। ओके। 67 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 दैट इज एज़लोन। ओके, क्योंकि प्रोटीन फाइबर है। क्लियर। अगर सेल्यूलोजिक फाइबर होता तो हम लोग रेयॉन लगाते हैं इसके अंदर। ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 68, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लाइक अ डिस्काउंट फॉर एम्प्लॉय एंड फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर एन एग्जांपल ऑफ, अब ये किस चीज का, डायरेक्ट, हिडन, मनी और प्रोडक्टिव इनकम, तो ये किसका एग्जांपल है, ये है आपका हिडन इनकम का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, which of the following are reducing bleaching agent, तो reducing aging bleaching agent जो है वो आपके सोडियम हाइड्रोसल्फाइड्स होते हैं और सोडियम बाइसल्फाइड्स होते हैं। ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग, इसमें क्या है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट अ टाइम स्पैन दैट इज ऑप्टिमल फॉर सर्टेन कैपेसिटीज टू इमर्ज एंड इन विच ऑफ द इंडिविजुअल इज especially responsive to environmental influences both positive and negative is called, अब इस पूरे टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिव पीरियड। ओके।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ सॉल्युबल फाइबर कंपोनेंट। अब सॉल्युबल कौन सा होता है, इसमें पैक्टिन जो है वो इकलौता सॉल्युबल फाइबर वाला कंटेंट है। ओके, ग्लाइकोजन जो है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट का है, सेलुलोज उससे रिलेटेड कार्बोहाइड्रेट है, फ्रक्टोज है वो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। ओके, तो फाइबर से रिलेटेड इकलौता पैक्टिन है और वो भी सॉल्युबल कंपोनेंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64, the deficiency symptoms like top sickness of tobacco and hard fruit and citrus is due to the deficiency of which nutrient। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका विटामिन बी की डेफिशिएंसी जब होती है तब इस तरीके के सिम्टम्स नजर आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 65, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो कौन से प्रिंसिपल के अंदर आता है, तो वो आता है सीइंग इज बिलीविंग, यानी जो देखा उसी पे विश्वास किया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 पे। स्टेटमेंट 1 बोलता है लॉक स्टिच इज अप्रोप्रिएट फॉर स्टिचिंग द स्ट्रेच्ड फैब्रिक्स, एंड स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, लॉक स्टिच स्ट्रेचेस अलोंग द फाइबर बीइंग स्ट्रेच्ड। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी आपके जो दोनों ही स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। जब भी कोई स्ट्रेच्ड फैब्रिक होता है यानी खिंचने वाला मटेरियल होता है उसके अंदर हम लोग लॉक स्टिच जो है वो काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि वो अटक जाता है वहीं पे और वो फैब्रिक के साथ में खिंचता नहीं है और बल्कि वहां से टीयर अप कर देता है उस फैब्रिक को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे। इफ देयर आर 6 ट्रीटमेंट्स विद 4 एप्लीकेशन टू ईच, द डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी जो एरर डिग्री है फ्रीडम की RCBD वो कितनी होगी इसके अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 15। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पे। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 डायमेंशनल एड। अब 3 डायमेंशनल या तो आपका मॉडल होता है, ठीक है, या फिर आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब पोस्टर जो है वो भी 2D है, चार्ट भी 2D है और लीफलेट जो है वो भी 2D है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पे। इसमें आपको स्टिचेस दे रखे हैं कसूती के और उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ओके, यानी गनमंथी कौन सा स्टिच है, मुर्गी, नेगी और मंथी जो है वो कौन कौन से स्टिचेस हैं। तो इसको जब आप मैच करोगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी आपकी जो गनमंती है वो आपकी कौन सी होती है, डबल रनिंग स्टिच होती है। आपकी जो मिर्गी होती है वो कौन सी होती है, वो आपकी जिगजैग रनिंग स्टिच होती है। जो नेगी होती है वो आपकी डार्निंग स्टिच होती है और जो आपकी मिंथी होती है वो आपकी क्रॉस स्टिच होती है। ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइज फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड विद द फैब्रिक। अब इसमें से कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा बनाता है, तो वो बनाता है आपकी रिएक्टिव डाइज। ओके, नेक्स्ट है when an unknown adult tries to pick up a 9-month-old infant, the infant draws away from the adult and expresses fear in that person। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंजर एंजाइटी, यानी कोई अननोन अडल्ट है, यानी उसके अगर मम्मी पापा या दादा दादी या नाना नानी उठा रहे तब वो बच्चा उनको जानता है क्योंकि वो उनसे डेली मिलता है, लेकिन कोई और दूसरा बाहर का आगे पड़ोसी या कोई और उठा रहा है उसको गोदी में ले रहा है तो वो उनसे थोड़ा सा डर जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग स्ट्रेंजर एंजाइटी बोलते हैं। क्लियर? ओके, 58। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 52 पे। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ द न्यूबॉर्न शुड बी फेड विद। तो इसके अंदर हम लोग कोलेस्ट्रॉम जो है मदर का वो हम लोग सबसे पहले बेबी को फीड करते हैं, ना कि हनी, ग्लूकोज वाटर और फॉर्मूला मिल्क। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन ऑफ एन important development task during adolescence। okay, body image is a part of adolescence identity। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन वाला जो हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल, तो उसके अंदर हमारे जो एडोलेसेंस होते हैं उनको आइडेंटिटी फॉर्मेशन करनी होती है और साथ साथ में उस वक्त पे उन लोग को बॉडी इमेजेस की भी काफी ज्यादा कंसर्न रहती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पे। when line extend outward from a central point, यानी ये आपका सेंट्रल पॉइंट, अब यहां से लाइंस बाहर की तरफ जा रही है तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको आप लोग बोलोगे रेडिएशंस। ओके, ये रेडिएशंस भी तो ऐसी होती है सेंट्रल पॉइंट से बाहर की तरफ निकलती है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 पे। Which one of the following social welfare scheme have been implemented to tackle undernutrition and health problem of children below 6 years and their mother? तो ये कौन सा प्रोग्राम चलाया गया था, तो ये चलाया गया आपका ICDS का, यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48। Which of the following is a Greek proportion that is ideal for the division of the space of an arrangement of interior? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका 2:3। ओके,
नेक्स्ट है द फॉलोइंग फैब्रिक इज मोस्ट सुटेबल फॉर टेबल लिनन। अब टेबल लिनन जो है उसके लिए आप लोग कौन सा ज्यादा काम में लेंगे, तो वो आप लोग लेंगे डमास्क वाले फैब्रिक्स। ओके, नेक्स्ट अगर देखें हम लोग क्वेश्चन पे 50, तो इसमें क्या है, अरेंज द अपीयरेंस ऑफ दीज कॉग्निटिव स्किल्स इन डिफरेंट स्टेजेस। तो अब इसमें सबसे पहले जो है वो बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस सीखता है, ठीक है, फिर उसके बाद में वो कंजर्वेशन ऑफ मास सीखता है, फिर ईगोसेंट्रिज्म होता है और लास्ट के अंदर एनिमलिज्म आता है। ओके, क्लियर। तो इस हिसाब से अगर आप लोग देखते हो तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम करेक्ट हो जाता है। क्लियर, क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है उस बच्चे को। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रेल ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर अगर आप शाय हो जाएंगे या फिर आपको बोलना ही नहीं आएगा, तो वो आप प्रॉपर तरीके से आप अपना बिजनेस नहीं चला सकते हैं। ओके, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए, या फिर जो काम आप कर रहे हैं उसकी तो एटलीस्ट सारी स्किल्स होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे। रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी रिलेटेड टू एन सेट ऑफ वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर अफेक्टिंग मेनली द। तो अब ये किस चीज को ज्यादा अफेक्ट करती है, तो ये आपकी हैंड, रिस्ट एंड फोर आर्म्स को ज्यादा इफेक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर इंपेयर्ड एट द फैब्रिक बिकॉज ऑफ अमोर्फस रीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को प्रॉब्लम में क्रिएट करती है, आपकी एक्सटेंसिबिलिटी में करती है और साथ साथ में आपकी बेटर मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन में करती है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46। इसमें क्या है, द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस ऑफ प्रोटीन इंक्रीज ड्यूरिंग लैक्टेशन, यानी 0 to 6 मंथ के जब लैक्टेशन कर रही होती है कोई भी लेडी, तो उसकी कितनी मतलब बढ़ जाती है प्रोटीन की इनटेक, यानी कितनी रिकमेंडेड से कितनी ज्यादा हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज +19 हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज जो है वो आपके ग्लूकोज है उसके बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो ग्लूकोज होती है, उससे कंबाइंड होकर पूरा सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर बनता है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41। इसमें आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, यानी मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम क्या होती है, नेचुरल कलर स्कीम, एनालॉगस कलर स्कीम एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। ओके, यानी मोनोक्रोमेटिक कैसी होगी, सूटेबल फॉर स्मॉल रूम्स के लिए, ठीक है। और जो आपकी नेचुरल कलर स्कीम है वो कहाँ आएगी, वो आपके किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को या पीपल को या बैकग्राउंड को एनहांस करने के लिए आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एनालॉगस कलर स्कीम जो वो कहाँ लगती है, लार्ज और स्मॉल रूम्स दोनों के अंदर सूटेबल होती है। ओके, नेक्स्ट आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो होते हैं वो कहाँ आते हैं, मोस्टली बच्चों के स्कूल में या फिर ड्राइंग रूम्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे। गिवन बिलो इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ज़ेरोफ्थेल्मिया। अब इनको आपको पूरा सीक्वेंस में सेट करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी सबसे पहले आप देखेंगे इंडिविजुअल तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस होगी, ठीक है, फिर कंजक्टिवा के अंदर ज़ेरोसिस होगा उसको, फिर उसमें धीरे धीरे बिटॉट स्पॉट डेवलप होना स्टार्ट होगा, फिर उसको कॉर्निया के अंदर ज़ेरोसिस हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोग केराटोमलेशिया हो जाएगा और लास्ट के अंदर कॉर्नियल स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43, ब्रिलियंसी ऑफ कलर। अब ब्रिलियंसी जो है वो उसकी इंटेंसिटी से पता चलती है किसी भी कलर की। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन क्या बोलता है, अरेंज दी स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट एंड असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एज। अब असेंडिंग ऑर्डर में पूरा इसको सेट करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी सबसे पहले आपकी इन्फेंसी आएगी, फिर उसके बाद में प्री स्कूलर आएगी, प्री स्कूल के बाद में मिडिल चाइल्डहुड आएगी, मिडिल चाइल्डहुड के बाद के अंदर आपकी एडोलेसेंस आएगी और लास्ट में आपकी अडल्टहुड आएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट 1 क्या होता है, डेवलपमेंटल एप्रोप्रिएट करिकुलम इज एन एज एप्रोप्रिएट इंडिविजुअल एप्रोप्रिएट provides play activity is based on an observation of children and interest of children in an ECE program। ओके, यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वाले प्रोग्राम्स। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, इट इज डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट फॉर अ 3-year-old टू बी एबल टू राइट 1 to 10 एंड नो द नंबर कंसेप्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका स्टेटमेंट नंबर 1, यानी आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो एकदम करेक्ट है, लेकिन जो आपका स्टेटमेंट 2 है वो आपका इनकरेक्ट है। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि भाई 3 साल का बच्चा हो गया तो उसको भाई आना ही चाहिए लिखना, कोई जरूरी नहीं है। ओके, कुछ बच्चों का डेवलपमेंट है वो स्लो भी प्रोसेस होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इन एन होम इंटीरियर इज सूटेबल फॉर डिजेबल्ड पर्सन। अब डिजेबल्ड पर्सन जो है उनको हम लोग मोशन सेंसरी सेफ्टी लाइट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके,
उनको डेकोर एक्सेसरी से कोई मतलब नहीं है, और अगर पहले ही बहुत ही छोटी जगह दे देंगे, कॉम्पैक्ट स्पेस दे देंगे, तो वो भी सूटेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हार्म द ग्रोइंग फीटस ड्यूरिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट। तो इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी जब आप एक्सरे और रेडिएशन से बहुत ज्यादा एक्सपोजर बच्चे का करवाते हैं तब, ठीक है। अगर उसकी मदर जो है स्मोक करती है तब, और साथ साथ में अगर उसकी मदर जो है उसको उस टाइम पे रुबेला हो गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर, ओके। तो ये सारी चीजें जब वो बेबी की फीटस के अंदर, जब वो फीटस होता है, जब वो धीरे धीरे मदर वूम में ग्रो कर रहा होता है, तो ये चीजें उसकी डेवलपमेंट के अंदर बहुत हार्म करती है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35। ड्यूरिंग एडोलेसेंस अ पीयर ग्रुप ऑफ अ स्मॉल पीपल लाइक 5 to 7 फ्रेंड्स हु आर कॉल्ड, तो इनको हम लोग बोलते हैं कलीग। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। द मेथड ऑफ दी विच पार्टिसिपेशन आर मेड इन एन एक्ट एंड रिलिव पार्टिसिपेशन सिचुएशन इन ऑर्डर टू गेट अ रियल लाइफ सिचुएशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोल प्ले। ओके, यानी जब हम लोग नुक्कड़ नाटक और ये सारी चीजें करते हैं तो इसमें हम लोग एक्ट करके दिखाते हैं या फिर रोल प्ले करके दिखाते हैं कि एक पूरी सिचुएशन का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37। रेटलिंग ऑफ जूट इज, अब जूट के अंदर जब हम लोग उसको बार्क से उसको अलग कर रहे होते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये एक तरीके का मैकेनिकल प्रोसेस होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31। गिविंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फैब्रिक फॉर कटिंग। अब कटिंग के लिए जब हमको फैब्रिक को भेजना होता है तो उसका करेक्ट सीक्वेंस होता है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी सबसे पहले उसकी स्ट्रेटनिंग करी जाती है, फिर उसकी ब्लॉकिंग करी जाती है, फिर उसको प्रेस किया जाता है और लास्ट में उसकी मार्किंग होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड हैज बीन इंश्योर्ड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड द अमेंडमेंट 1991, 93 एंड 2002। ओके, स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, दिस राइट इज अबाउट गेटिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ द गुड्स सर्विसेज सो एज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिस ट्रेड्स। तो इसका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके स्टेटमेंट 1 एज वेल एज स्टेटमेंट 2 जो है वो एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33। मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज, अब मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, क्योंकि उसके अंदर आपका व्हाई एंड हाउ और सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग चलती है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। द स्टेजेस ऑफ एरिक एरिक्सन साइकोलॉजिकल थ्योरी करेस्पॉन्ड टू द एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस की एज में अभी हमने बात करी थी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन की बात यहाँ पे चलती है। क्लियर, कि या तो बच्चा आइडेंटिफाई कर लेगा कि उसने क्या बनना है, क्या करना है, और नहीं तो फिर वो बच्चा रोल कंफ्यूजन के अंदर ही रहता है कि यार मैं ये करूं या ये करूं, या मुझे ये फॉलो करना चाहिए या मैं ये पसंद करता हूं। क्लियर, तो एडोलेसेंस के अंदर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन वाला प्रिंसिपल चलता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। इन ऑर्डर टू स्टडी हाउ फटीग अफेक्ट ओवर वर्क कैपेसिटी, तो मॉसो ने क्या डिजाइन किया था, तो मॉसो ने डिजाइन किया था आपका फिंगर एर्गोग्राफी। ओके, जिसके अंदर आप लोग आपकी फटीग के बाद में आपकी कैसी कैपेसिटीज होती है वो आप लोग इसमें स्टडी करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। इसमें है डाउनवे मिल्ड्यू, मतलब मिल्ड्यू या फिर एर्गोट और स्मट और रस्ट जो है ये कौन सी डिजीज मतलब क्रॉप में सबसे ज्यादा लगती है, तो ये आपके पर्ल मिलेट यानी आपके बाजरा में सबसे ज्यादा ये सारी प्रॉब्लम्स लगती है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनिशेस मेक यूज ऑफ रिब वीव फैब्रिक, तो रिब वीव जो है वो आपके मोयर के अंदर सबसे मोयर फिनिश जो है वो सबसे ज्यादा काम में ली जाती है। ओके, कौन सा क्वेश्चन कर लिया, 30 कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारे 23 पे। पार्थेनियम इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वीड। अब पार्थेनियम कंट्रोल करने के लिए कौन सा वीड काम में लेते हैं हम लोग, तो वो हम लोग काम में लेते हैं कैसिया। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। द स्केल विच फिजिशियंस यूज टू इवैल्यूएट द वाइटल साइन ऑफ अ न्यूबॉर्न इन्फेंट इन द डिलीवरी रूम, तो इसको हम लोग आपगर स्केल बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, आपगर स्केल, जो कि न्यूबॉर्न इन्फेंट के वाइटल्स को जज करने के काम में आता है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। स्पेसिफिक एंजाइम यूज फॉर कटिंग डीएनए इनटू फ्रेगमेंट इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। ओके, पॉलीमॉर्फोस वाला जो एंजाइम होता है ये पॉलीमरेजेस वाला, ये आपका फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। हु रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ओके, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं आपके मार्च 21 को। ओके,
नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय, तो ये किसने इंट्रोड्यूस करा था, ये करा था आपके डेनियल बेनोर ने। क्लियर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन लिस्टेड बिलो डज नॉट एग्जिबिट एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, तो आपको जो विटामिन डी होता है वो आपकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी शो नहीं करता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, बाइंडिंग ऑफ एन सबस्ट्रेट टू एन एंजाइम टू यील्ड प्रोडक्ट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, अब ये कब पॉसिबल हो सकता है, यानी एंजाइम और प्रोडक्ट कौन सी स्टेट में बाइंड होंगे तब आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी जो एक्टिव साइट होगी वहां पे जब एंजाइम आके बाइंड करेगा तब आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो निकलेगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एन यूनिडायरेक्शनल फैब्रिक, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी क्रॉस वाइट। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या है फैमिलीज ग्रो थ्रू अ फेज व्हेन द फर्स्ट चाइल्ड लीव्स द हाउस एज अ यंग अडल्ट, यानी एक फैमिली है उसमें जो उसका सबसे बड़ा बच्चा है वो घर के बाहर जा चुका है, यानी कुछ अडल्ट हो चुका है और अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो गया है। ठीक है। और जो आखिरी बच्चा है, यानी मान लो उनके 3 बच्चे थे तो उसमें से पहला गया, दूसरा भी चला गया और तीसरा भी अपनी पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर चला गया। तो अब इस वक्त पे ये जो पूरी फैमिली है ये कौन सी कंडीशन के अंदर है, तो ये जो आपकी इस वक्त पे पूरी फैमिली है ये आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर्म के अंदर है। ठीक है। यानी इस टाइम पे बढ़ नहीं रही है वो फैमिली, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी सिर्फ अब घर में मम्मी पापा ही रह गए, बाकी बच्चे सारे जो है वो बाहर चले गए हैं काम करने के लिए। ठीक है। तो इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टिंग साइड बोलते हैं फैमिली की। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, इसके अंदर आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो इसमें जब आप पूरा कंप्लीट मैच करेंगे तो इसका सही ऑप्शन निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी जब आप फ्रॉस्टिंग की बात करेंगे तो फ्रॉस्टिंग क्या होती है, चेंज इन द कलर ड्यू टू लोकलाइज्ड अब्रेसिव वियर्स। ओके। फिर नेक्स्ट आप जब टेंडरिंग की बात करेंगे तो टेंडरिंग क्या होती है, वीकनिंग एरियाज इन द फैब्रिक रिजल्ट फ्रॉम अ केमिकल चेंजेस। ओके। तो इस तरीके से आप अपने चारों ऑप्शन मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, स्टेटमेंट 1 है, अ हाउस इज कंसिडर्ड टू बी वेल फर्निश्ड ओनली व्हेन इट इज सूटेबली अरेंज्ड विद द एप्रोप्रिएट फर्नीचर आइटम। ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, ऑल रूम्स व्हिच आर इक्विप्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ फर्नीचर आर फंक्शनल एंड फुलफिल द नीड्स ऑफ अ फैमिली मेंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी जो आपका स्टेटमेंट 1 है वो एकदम करेक्ट है, लेकिन जो आपका स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है। ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है क्वेश्चन नंबर 14 में। इसमें आपको सारे आईसीआर के इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं और इन इंस्टीट्यूट्स के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं वो आपको इसमें से मैच करना है। क्लियर। तो इसके अंदर अब जब आप पूरा पढ़ के मैच करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो निकलेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 निकलेगा। ठीक है। यानी जब आप आईआईपीआर की बात करेंगे तो इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपका, वो है आपके कानपुर में। ओके। आईआईएमआर की बात जब करेंगे तो वो कहाँ है आपका, हैदराबाद में। ओके। जब आप एनबीएस या एलयूपी की बात करेंगे तो वो है आपका नागपुर में। ओके। नेक्स्ट अगर आप एनबीपी जीआर की बात करेंगे तो वो है आपका न्यू दिल्ली के अंदर। ओके। और लास्ट अगर आप एनबीएआईआर की बात करेंगे तो वो है आपका बैंगलोर के अंदर। ओके। तो इस तरीके से आप लोग अपना पूरा मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसमें क्या है, एन इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक सिंड्रोम डिजीज में बी प्रेजेंट। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो उसको क्या क्या हो सकता है, उसको हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, उसको हाइपरटेंशन हो सकती है और उसके साथ साथ में एब्डोमिनल ओबेसिटी हो सकती है। ओके। क्योंकि ये तीनों डिजीज मतलब तीनों सिम्टम्स जो है वो आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स के अंदर आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल स्टैंडर्ड। अब कन्वेंशनल स्टैंडर्ड का करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी आपके स्टार्टिंग डिनर ऑन द टाइम, एब्सोल्यूट क्लीनलीनेस ऑफ द हाउस और साथ साथ के अंदर प्रेइंग एट द स्टार्ट ऑफ द डे। ओके। इसमें आपके किलोग्राम्स और राइस और हेक्टेयर इन द लैंड नहीं आएगा, यानी कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स आपको बताने थे। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, द कंसेप्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, यानी पीएआर का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके रॉबर्ट चेम्बर्स। क्लियर। नेक्स्ट है द सीक्वेंस एलिमेंट एज पर द लीगल्स का मॉडल। अब ये हमारे कम्युनिकेशन मॉडल से है क्वेश्चन, तो इसमें से लीगल का मॉडल आपको बताना था कि लीगल्स ने अपने मॉडल के अंदर जो जो एलिमेंट दिए थे उसमें सबसे पहले क्या आता है और सबसे लास्ट में क्या आता है। क्लियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी सबसे पहले आपका कम्युनिकेटर आएगा, फिर कम्युनिकेटर ने मैसेज दिया वो आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में आप एक चैनल यूज लेते हैं, फिर उस चैनल का ट्रीटमेंट करते हैं और लास्ट में जो है वो आपके ऑडियंस के पास वो मैसेज पहुंच जाता है। ठीक है।
और फिर ऑडियंस उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन अ होम मेकर विजिट्स टू कीप हर होम लुक अट्रैक्टिव, तो इसको क्या बोलते हैं? तो ये जो है आपका, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इंटरमीडिएट गोल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन एग। अब एग में क्या होता है? एग के अंदर एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, द रफेज स्टेन फ्रॉम द ड्रेस कैन बी रिमूव बाय यूजिंग। अब अगर किसी ड्रेस के ऊपर रफेज का स्टेन लग गया है तो इसको हटाने के लिए क्या काम में लेते हैं? इसके लिए हम लोग पेट्रोल और अमोनिया काम में लेते हैं, ओके। आउच, ये हम लोग क्वेश्चन 10 कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, डेड हार्ट एंड व्हाइट हेड्स डैमेज टू राइस इज कॉज्ड बाय। अब ये राइस के अंदर जो डैमेजेस है ये कौन कॉज करता है? ये आपके जो स्टेम बोरर्स होते हैं वो कॉज करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस इन मैनेजमेंट। जब आप प्लानिंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें आप लोग क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी सबसे पहले आप लोग सिलेक्शन करते हैं आपके कोर्स ऑफ एक्शन की, उसके बाद में आप लोग प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेटिव प्लान बनाते हैं, टाइमिंग और सीक्वेंसिंग करते हैं सारी एक्टिविटीज की, ठीक है। उसके बाद में आप लोग डेरिवेटिव प्लान्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, फिर उसके बाद में आप लोग असेस करते हैं और एलोकेट करते हैं आपके जितने भी रिसोर्सेज और बजट है उनको, और उसके बाद के अंदर आप लोग आपके पार्टिसिपेशन का सिक्योरनेस देखते हैं कि सब लोग आए या नहीं है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपके अंदर आपको यहाँ पे कुछ कुछ मेथड्स दिए हुए और यहाँ पे किस तरीके की स्टडी उनके साथ में करनी चाहिए उससे आपको मैच करना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी जब आप इंटरव्यू मेथड की बात करते हैं तो इंटरव्यू के लिए पहले आपको रेपो फॉर्म में मतलब रेपो बनानी पड़ती है, ठीक है, तभी आप किसी का इंटरव्यू ले सकते हैं वहां पे, राइट। फिर उसके बाद में है आपका क्वेश्चनर मेथड जो है वो कब काम आता है? जब आपकी लार्ज सैंपल साइज आपकी हो तब आप लोग क्वेश्चनर्स काम में लेते हैं, ठीक है। फिर आप एथनोग्राफिक रिसर्च कहाँ करते हैं? जहां पे आपको किसी कल्चर की स्टडी करनी होती है काफी डेप्थ के अंदर, ओके। फिर नेक्स्ट है आपकी ऑब्जर्वेशन मेथड, जब आप किसी पर्सन को ऑब्जर्व करेंगे तब आप उसकी टाइम सैम्पलिंग करेंगे, यानी काफी लंबे टाइम तक किसी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को स्टडी करना है तो आप लोग ऑब्जर्वेशन वाला मेथड वहां पे काम में लेते हैं, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द कॉमन सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द नेक्रोसिस ऑफ द प्लांट। अब नेक्रोसिस जब किसी प्लांट में होता है तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स शो करते हैं तो वो जो प्लांट है वो शो करता है आपका ब्लाइटिंग शो करता है, आपके लीव्स के अंदर स्पॉटिंग शो करता है और साथ साथ के अंदर कॉटनी ग्रोथ भी शो कर देता है, ओके। विल्टिंग तो यानी सूखना ही हो जाता है, विल्ट होके गिर जाना, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? द बेनिफिशियरीज ऑफ द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी टीपीडीएस आर आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन, ओके। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? बोथ हाउसहोल्ड एग्जिस्टिंग बिलो द बीपीएल एंड अबव दोज एपीएल आर द बेनिफिशियरीज ऑफ टीपीडीएस। अब टीपीडीएस का मतलब टारगेटेड है यानी एक स्पेसिफिक है, तो इसके अंदर हम लोग अबव पॉवर्टी लाइन वालों का क्यों ही लेने लगे, राइट। लेकिन इसके अंदर हमारे जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो टारगेटेड जब हमारा पीडीएस सिस्टम स्टार्ट हुआ था तो उसमें पहले हम लोगों ने बीपीएल के अंदर ही लिया था, ओके। मतलब पहले हम लोगों ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो लिया था उसके अंदर हमने अबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन दोनों को इंक्लूड किया था, ठीक है। लेकिन जब वहां पे फिर डिमांड्स मीट नहीं हो रही थी, जो अबव पॉवर्टी लाइन वाले वो लोग ज्यादा काम में ले रहे थे और जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले उनके पास में थोड़ा कम मटेरियल आ रहा था, तब हमने नया टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू किया था, ठीक है। उसमें हमने जस्ट जो बिलो है पॉवर्टी लाइन के उन सबको देखा था और जो बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट से जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन है उनको भी इंक्लूड टीपीडीएस के अंदर कर दिया था, ओके। मतलब ऐसे बहुत सारे रिच लोग बागों को नहीं, लेकिन जो बस जैसे 10 के ऊपर हमने खत्म करे और बेचारे जिन लोगों के पास ना 9 ही है तो उनको भी हमने इसके अंदर इन्वॉल्व किया था, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है? अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, इनोवेटर्स और लेट मेजॉरिटी जो है इनको और किस किस नाम से बोलते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी जब आप अर्ली अडॉप्टर्स की बात करेंगे तो वो यंग और रेस्टलेस होते हैं, ठीक है। अर्ली मेजॉरिटी की जब आप बात करते हैं तो वो वैल्यू सीकर्स होते हैं। इनोवेटर्स की जब आप बात करते हैं तो वो आपके वेंचर सम्स होते हैं। और लास्ट आपके जो लेट मेजॉरिटी जब लास्ट में आती है तो वो आपके स्केप्टिकल्स होते हैं, ओके। ओके, तो आज का हमारा वीडियो इतना ही था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। हमने होम साइंस जेआरएफ का पूरा पेपर डिस्कस किया है, 2020 का पूरा 120 क्वेश्चन जिसमें डिस्कस करे हैं मैंने। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे
और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स को वहां पे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ओके, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल के साथ में बने रहिए। हम लोग ASRB नेट और ICAR JRF नेट की जो प्रिपरेशन है वो हम लोग जल्दी हमारे चैनल के ऊपर स्टार्ट कराने वाले हैं, और फिर कॉन्टिन्यूस वीडियोस आएंगे फिर वहां पे। ओके, तो बस बने रहिए चैनल के साथ में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका प्रीशियस फीडबैक जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।